Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So as you all know that we have already launched the initiative for prelims 2025 where we are going to cover the UPSC previous year question prelims, right, for the last 10 to 15 years. And if time will allow, then we'll also take question from UPSC and its allied examination like CAPF, CDS, NDA, etc. etc. So आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, सीरीज को हमने पोल भी डाला था, तो आपने बताया था कि हाँ आप मतलब हमने पूछा था कि आप ईयर वाइज करना चाहते हो या थीम वाइज करना चाहते हो, तो ज़्यादा रिस्पांस थीमेटिक आया था. सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक इट एज अ थीम वाइज, ठीक है, थीमेटिक मैनर में. तो हमने क्या किया इसमें बेसिकली कि जैसे मैं ज्योग्राफी यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, तो ये फर्स्ट आपका ज्योग्राफी का सीरीज़ है. तो ज्योग्राफी में जो भी थीम्स हैं, आपके थीम्स बनते हैं अलग अलग, ठीक है. तो हमने थीम को पिक किया है और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, लास्ट 10 to 15 ईयर्स में हमने उसको पिक किया है. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, लाइक आई विल डू दी होल स्टैटिक कवरेज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट. तो मैं वहाँ पे स्टैटिक कवरेज भी कराऊंगा. फिर मैं आपको, जैसे सर ने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि यूपीएससी मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, राइट. तो उसमें सॉल्व करने का ही तरीका बहुत होता है. मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो प्योर फैक्चुअल होता है, राइट. तो आपको वो या तो पता है या नहीं पता है. तो अगर पता है तो आप अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो. फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसकी रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे आपको स्टैटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट राइट आंसर, राइट. उसके बाद फिर आपका होता है कुछ लॉजिकल, जहाँ पे आपको कोई प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है. आप एक मेयर लॉजिक से, ठीक है, कॉमन सेंस से आप वहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो. तो हम उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ कराते जाऊँगा. तो चलिए आज के लेक्चर से शुरू करते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने थीम पिक किया है, वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर के क्वेश्चंस लेने से पहले आप एक जवाब देना, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. अब मैं देखो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट है इस वीडियो को देखने से पहले कि मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मीन्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड योर स्टैटिक सिलेबस एटलीस्ट वंस. एक बार आपने कर रखा है कवर, तो आप देखोगे इस वीडियो को तो आपके लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, राइट. तो इसीलिए आपका कवर है. अगर नहीं भी है तो चलो मैं स्टैटिक कवरेज यहाँ पे साथ के साथ कराऊंगा ही, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन थोड़ा ब्रीफली कराऊंगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, राइट. सो एटमॉस्फेयर क्या है, तो ब्रीफ में जानते हैं कि एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स. और जो हमारा जो भी अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो इसका बहुत सारे लेयर्स भी होते हैं, ठीक है. तो लेयर्स को पहले जानते हैं. सबसे पहले, उससे पहले हम थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा हमें रिलेट हो पाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो कॉम्पोजिशन में आपको पता ही है कि जो भी गैसेस है उसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कौन मिलता है. तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, विच इज अराउंड 78%. देन आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, विच इज अराउंड 21%. एंड देन आपका है आर्गन. तो ये सीक्वेंस आप याद रखना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, ठीक है. तो एक बार ये सीक्वेंस याद कर लो क्योंकि जब अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे वो आपको हेल्प होगा. तो उसके बाद बाकी अदर्स में आपके नियॉन आ जाते हैं, हीलियम आ जाते हैं, मतलब जो भी इनर्ट गैसेस है वो आ जाते हैं. फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है, 0.04%, ठीक है. तो इसका बहुत कम है. तो ये चीज याद रखना, डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है. बाकी वाटर वेपर प्रेजेंट है, ओजोन प्रेजेंट है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट गैसेस, राइट. तो ये आप याद रखना कॉम्पोजिशन जो है. उसके बाद सेकेंड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इस पूरे थीम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है. अब यहां पे हम समझ लेते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एक एक लेयर को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है. इस स्लाइड को समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो समझो एटमॉस्फेयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, लॉजिक आराम से लगा लोगे. तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर इस सीक्वेंस में होता है, राइट. सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर. इसका सीक्वेंस याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है. आप ट्रिक से याद, मैं नीचे लिख देता हूं, TSMTE. ट्रिक क्या है, सबका आगे का मैंने वर्ड ले लिया है, ठीक है. तो बेसिक निमोनिक बन गया, तो मैंने ऐसे याद किया TSMTE. टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, ठीक है. फिर टी से थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. अब एक एक करके एक एक को मतलब एक एक लेयर को हम पढ़ते हैं, ठीक है. इसकी थोड़ी डिटेलिंग्स देखते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर.
तो ट्रोपोस्फेयर इज लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, राइट, सबसे नीचे है ये, तो लोवेस्ट है। अब इसका जो बेसिक कुछ चीजें हमें जानना है कि जो मोस्ट ऑफ दी जो वेदर फेनोमेना होता है ना आपका, वो इसी लेयर में होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, तो उसमें देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैस बिकम रेरिफाइड, ठीक है, वहां पे उसकी अमाउंट जो गैसेस की होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर जैसे हम एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा प्रेशर भी कम होता है और हमारा टेम्परेचर भी कम होता है। उसका रीजन क्या है? प्रेशर इसलिए कम होता है क्योंकि गैस का अमाउंट कम हो गया, ठीक है, रेयर अब मिलने लगे, नीचे आपका ज्यादा मिल रहा है। नीचे क्यों ज्यादा मिल रहे हैं, ऊपर क्यों कम मिल रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी आपका नीचे ज्यादा है, राइट। फिर टेम्परेचर क्यों, जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि आपका ग्रीन हाउस गैसेज जो ऊपर कम प्रेजेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसेज का काम क्या होता है? दे बेसिकली ट्रैप दी हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। तो अब ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस मिलेंगे ही नहीं, मतलब कम मिलेंगे अगर, तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरेटिवली वो, मतलब जो लोअर आपका जो लोअर लेयर है उससे कंपैरेटिवली जो अपर वाला है वो आपका ठंडा होगा, राइट। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हम एक एक करके देखेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, राइट, तो वहां पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। तो किस रेट से डिक्रीज होता है? वो होता है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब जैसे ही आप 1 किलोमीटर बढ़ते हो तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एज एयर राइजेस, ठीक है। तो या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर मान के चलो, अगर हम हाइट, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रही है और हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मींस दैट विल बी पॉजिटिव लैप्स रेट। तो इसका दो पार्ट हो गया, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव वाला मैंने केस क्या बताया, फिर से देखो। जैसे ही हम एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आपका पॉजिटिव लैप्स रेट। और नेगेटिव लैप्स रेट उल्टा होगा, मतलब अगर हम एल्टीट्यूड, अगर हम ऊपर जा रहे हैं और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट अभी ध्यान में रखना। पॉजिटिव लैप्स रेट क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें कॉमन है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, ब्रीफली बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद आपका ये ऑल वेदर फेना मैंने बताया, क्योंकि ये लोएस्ट लेयर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आपके ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं, इसीलिए आपका जो भी इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फिर बारिश होगा, वो सब आपका इसी लेयर में होगा, ट्रोपोस्फेयर में। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ट्रोपोस्फेयर का, जो भी मैं यहां बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रोपोस्फेयर ना, अगर आप इक्वेटर साइड जाओगे तो यहां पे आपको ट्रोपोस्फेयर अराउंड आपको 12 टू 16 किलोमीटर के हाइट पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही आप अगर पोल पे जाओगे तो उसकी हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब वो आपको अराउंड 6 किलोमीटर पे ही मिल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कैसे बन रहा है स्लोप? ऐसे बन रहा है। मतलब अगर आप इक्वेटर पे, ये समझो इक्वेटर है, यहां पे अगर आप ऊपर जाओगे 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 तो ये आपको 12 से 15 किलोमीटर के बीच में आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप पोल में जाओगे तो ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब ये ऐसे। अगर ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा पोल है, तो यहां इक्वेटर पे आपको अराउंड 16 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लो, ठीक है, यहां इतने हाइट पे मिलेगा और यहां पे आपको 6 किलोमीटर के ही हाइट पे मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके पोल पे ना ग्रेविटी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इक्वेटर। तो क्वेश्चन आया, ग्रेविटी क्यों ज्यादा होता है पोल पे? तो देखो सिंपल सा है, जी, ये वाला तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये साइंस का पार्ट है, ठीक है। तो आपकी रेडियस कम हो जाती है पोल पे, तो रेडियस कम होता है तो ग्रेविटी क्या होता है आपका? इंक्रीज हो जाता है। बाकी ये सब लॉजिक आपसे कोई पूछता नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे। तो उसी से, तो पोल पे आपका ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसीलिए आपका जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होगी वो पोल पे कम होगी, इक्वेटर पे ज्यादा होगी। ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, राइट। उसके बाद आपका हाइट वगैरह दे दिया, ठीक है, मैंने आपको। अब ट्रोपोस्फेयर में आपके सारे फेनोमेना अगर अकर होंगे
तो आपके सबसे ज्यादा लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट कौन करेगा? ट्रोपोस्फेयर करेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे भाई आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बारिश हो रही है, ठीक है। आपका वाटर वेपर यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट विल सपोर्ट द डाइवर्स फॉर्म ऑफ बायोटा, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि दिस इज 75% ऑफ आवर टोटल एटमोस्फेयर, मतलब सबसे ज्यादा ये बल्कि है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्लाउड प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ना जो भी आपकी फ्लाइट होती है, जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो आपके कभी ट्रोपोस्फेयर से नहीं उड़ते। क्यों? क्योंकि वो उड़ेंगे ना तो इसको बोला जाता है टर्बुलेंस जोन, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होगी। जैसे देखते हो आप फ्लाइट जब नीचे आती है, ठीक है, तो आपको पायलट अनाउंस करता है, जब आप अगर प्लेन से गए होगे तो वहां पे अनाउंस होती है, जैसे ही आपका फ्लाइट लैंड करने वाला होता है, ठीक है, तो तब अनाउंसमेंट होती है कि आप सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि फ्लाइट टर्बुलेंस हो सकती है फ्लाइट में, मतलब फ्लाइट हिल सकता है। क्यों? वो क्यों होता है? क्योंकि आपके ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, है ना, देयर आर प्रेजेंस ऑफ बम्पी क्लाउड्स, राइट? तो ये चीजें आप ध्यान रखना ट्रोपोस्फेयर के केस में। अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर का एक्सटेंट क्या है? ट्रोपोस्फेयर हमने देख लिया 0 to 15 किलोमीटर के अराउंड है, यहाँ पे 12 किलोमीटर मेंशन है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ये वेराई करता है ना प्लेस टू प्लेस, तो ये एवरेज मैंने ले रखा है। फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर, ठीक है, अब 15 से ही 50 ले सकते हो। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही दो कैटेगराइजेशन है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन आप एक कॉमन कंबाइन करके समझो, ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है आपका? इसमें आपका ओजोन पाया जाता है, ठीक है, ओजोन पाया जाता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, कोई बताता नहीं है जल्दी, तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्यों पाया जाता है, आपके मेसोस्फेयर में क्यों नहीं पाया जाता है, या फिर ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं पाया जाता है? तो मैं आपको ना थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रीफली बता देता हूं क्यों ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर तो आपका बहुत लोअर है ना, लोअर हाइट पे है, तो आपका उतना सनरेज नहीं है कि आपका ओजोन का फॉर्मेशन कर पाए। ओजोन का फॉर्मेशन एक बार देख लेते, तब आपको ये चीज ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें दो कंडीशन चाहिए, एक तो हमें ऑक्सीजन आइटम चाहिए, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए O2, ठीक है। अगर O2 हो हमारे पास, राइट, और हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी हो इस O2 को ब्रेक करने के लिए, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रे अगर हो, ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। सेकेंड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये दो क्राइटेरिया है आपका ओजोन फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका कि अगर एनर्जी मतलब आपका हाई एनर्जी प्रेजेंट होगा, जो कि आपके ट्रोपोस्फेयर तक जाते जाते वीक हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे जो एनर्जी होती है ना, ये सफिशिएंट नहीं होती है, दैट्स वाई यहां पे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में दोनों चीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, और आपका जो अल्ट्रावायलेट रे है सन का, उसकी इंटेंसिटी यहां तक हाई रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक हाई रहती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के बाद नीचे जाने के बाद वो तो वैसे ही फिर कमजोर हो जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि O2 जो होता है आपका स्प्लिट कर जाता है O+O में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब ये O दूसरे O2 के साथ जाके मिलके क्या बन जाता है आपका? O3 बन जाता है, ठीक है, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि जब आप O2 को ब्रेक करने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, जैसे ही O2 ब्रेक हुआ तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, मतलब उनको कोई भी चाहिए तुरंत से कंपाउंड बनाने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है, तो वो दूसरे O2 के साथ जाके क्या फॉर्म कर लेते हैं? O3 फॉर्म कर लेते हैं। तो एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? चैंपमैन साहब ने किया था, इसलिए इसको बोला जाता है चैंपमैन साइकिल, ठीक है। और इसका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो क्या होता है? डॉप्सन होता है। तो डॉप्सन यूनिट इसका क्या होता है? SI यूनिट होता है O3 को मेजर करने के लिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना आप कि O2 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, जब O2 का आपका फोटो डिसएसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, फोटो डिसएसोसिएशन, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो O2 आपका ब्रेक कर रहा है, O2 को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए। O2 ब्रेक हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसीलिए ये दूसरे O2 के साथ जाके मिलके ये क्या बना ले रहा है? O3 बना ले रहा है, O3 बना ले रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रे। अब सोचो ओजोन लेयर नहीं होता ना, तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रे जो है आपके अर्थ पे फॉल करता, और हम हमारा स्किन पूरा बर्न हो जाता है, ठीक है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें अकर होने लगती है। तो इसलिए ओजोन एक बहुत
मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हाउएवर दे आर वेरी पॉइजनस गैस. अब क्या हो रहा है, जो हमारा इश्यू चल रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है. ठीक है, क्यों डिप्लीट कर रहा है उसका भी कारण यहां से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, CFC, राइट. तो CFC बेसिकली क्या होता है आपका, क्लोराइड, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन. तो ये जब इमिट होते हैं रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, तो ये ऊपर जाते हैं. अब मैंने क्या बताया कि ये प्रोसेस ना एक नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है. तो मान के चलो कुछ नेसेंट ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये Cl अगर यहां पे आया, ठीक है, तो ये तुरंत इमीडिएटली ये कंपाउंड बना देगा ClO. ठीक है, मतलब बनना क्या चाहिए था O3, लेकिन बन क्या रहा है ClO. ठीक है, उसके बाद आपका फ्लोरो ऑक्साइड, ये सब आपका बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओजोन की जो लेयरिंग है वो थिन होते जा रही है. इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि ओजोन में छेद हो गया, राइट. उसका ओजोन का फॉर्मेशन, अगर हम बोलेंगे कि ओजोन फॉर्मेशन इज लेसर देन ओजोन डिप्लीशन, तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगा तो आप समझ ही रहे हो कितने सारे प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगे, राइट. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. और इसके लिए आपको पता ही है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह 1987 में साइन हुआ था, जहां पे आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की फेज आउट की बात की गई थी. तो अब अभी इन्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम वापस से टॉपिक पे आते हैं. तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओजोन लेयर, यहीं पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. ऑक्सीजन तो है लेकिन सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, इसलिए ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाएगा. स्ट्रेटोस्फेयर में दोनों है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है और आपका स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है. मेसोस्फेयर में आपका ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब एनर्जी तो है यहाँ पे बट आपका ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट है. तो ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होगा, ठीक है. तो ये रीजन है, बाकी ऊपर तो आप समझ ही सकते हो. अब यहां पे जो होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि इट प्रोवाइड स्टेबल कंडीशन फॉर जेट एयरक्राफ्ट. तो मैंने बताया कि ट्रोपोस्फेयर में जो आपका था वहां पे बहुत सारे बम्पी क्लाउड्स प्रेजेंट थे. ठीक है, क्लाउड्स प्रेजेंट थे, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस अकर होती है. लेकिन सेम चीज जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हो ना, तो वहां पे आपको रियरली कोई क्लाउड मिलेगा, मतलब नो क्लाउड. ठीक है, नो वर्टिकल विंड. तो वहां पे बहुत स्टेबल कंडीशन होती है, मतलब बोला जाता है साफ हवा है या साफ एटमोस्फेयर है. तो जो जेट एयरक्राफ्ट है या जो प्लेन है वो इजिली फ्लाई कर सकती है, राइट. तो ये याद रखना, मैंने ग्रीन कलर से इसलिए मार्क कर रखा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपके जो भी प्लेन होते हैं वो आपके टू बी स्पेसिफिक लोअर एटमोस्फेयर से पास करते हैं. और इसका एक्सटेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है. और बाकी स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, ड्राई एयर, फीबल एयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको इतनी चीजें याद रखनी है. फिर जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर से आगे बढ़ते हो, राइट, तो उसके बाद आपको क्या देखते हो, मेसोस्फेयर. तो जो मेसोस्फेयर है, यहां पे क्या होता है आपका, इट इज कोल्डेस्ट एटमोस्फेयर. ठीक है, तो ये पूरे जितने लेयर है एटमोस्फेयर का उसमें ये कोल्डेस्ट है. तो ये एक टर्म याद रखना है. बाकी अभी मैं आपको ना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, वेट. तो मेसोस्फेयर आपका कोल्डेस्ट होता है, क्यों होता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं. ठीक है, उसके बाद नोटेबल एज द जोन वेयर मीटियोर्स बर्न अप. यहीं पे आपके जो मीटियोर्स है ना ये बर्न होते हैं. ठीक है, उसके बाद नॉक्टिकुलेंट क्लाउड्स फॉर्म्ड. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि नॉक्टिकुलेंट क्लाउड फॉर्म्स इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज फॉर्म्ड इन मेसोस्फेयर. तो ये नॉक्टिकुलेंट क्लाउड क्या होता है, ये बेसिकली देखो यहां पे मैंने बोला कोल्डेस्ट लेयर है, तो कोल्डेस्ट लेयर होने के कारण ना यहां पे जो भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, तो दे बिकम क्रिस्टल ड्यू टू लो टेम्परेचर. ये क्या है, ये सब आप स्टार्टिंग में पढ़ रखे होंगे. तो ड्यू टू लो टेम्परेचर ये सब किसमें, आइस क्रिस्टल में फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेसिकली आपके डस्ट पार्टिकल को ना इकट्ठा करता है, उसी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, या मॉइस्चर को इकट्ठा करता है. तो ये आपका ड्यू टू लो टेम्परेचर ये आपका आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं आपका नॉक्टिकुलेंट क्लाउड. तो मेसोस्फेयर का क्या क्या याद रखना आपको ध्यान में अब आ गया, कोल्डेस्ट है, नॉक्टिकुलेंट क्लाउड्स फॉर्म हो रहा है और जो भी मीटियोर है यहीं पे बर्न हो रही है. फिर आपका देखो थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर में फर्दर आपके दो होते हैं, आयोनोस्फेयर और उसके बाद लास्ट में आप एक्सोस्फेयर देखते हो. तो थर्मोस्फेयर में आपका जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, ड्रामेटिकली. तो एक बार आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी मैं बता रहा हूं जस्ट इसके बताने के बाद. तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना कौन सा होता है ये ध्यान दे लो, ये फेमस फॉर ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस
फेनोमेना, ठीक है। तो आपको पता और ऑरोरा बोरियालिस ये काइंड ऑफ आपका लाइटनिंग फेनोमेना होता है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अकर होता है। नॉर्थ पोल वाले को ही हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और आपका जो साउथ पोल में होता है उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, राइट। ये होता क्या है, लाइटनिंग फेनोमेना। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का, सिंपल सा है, ठीक है। आपने स्टैटिक में ही पढ़ रखा होगा कि जब भी इनकमिंग सोलर रेज आता है, रेडिएशन आता है, ठीक है, तो उसमें वो जब आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, राइट, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अपने ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाते हैं। तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, बेसिक साइंस है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है ना, तो इट एमिट सम लाइट, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपको पता है। तो इसी की वजह से जो लाइटनिंग फेनोमेना होता है ना वो अकर होता है आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर स्टेटमेंट में दिया रहा है कि ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अकर इन, तो आपको पता होना चाहिए कि इट अकर्स इन आपका थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर में ही फर्दर आयोनोस्फेयर होता है। तो आयोनोस्फेयर में आपका क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, आपके और भी जो अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये सब आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको गैसेस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके थोड़े बहुत जो गैसेस वहां पहुंच भी रहे ना, तो वहां पे सनरेज इतना पास है, सन के इतना करीब है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर का आप देखा जाए तो वो 500 किलोमीटर तक का उसका एक्सटेंट है। और आयोनोस्फेयर से क्या होता है कि जो भी रेडियो वेव आपके आता है अर्थ से, ठीक है, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट लेयर। तो आप ये ध्यान रखना कि जो भी रेडियो सिग्नल्स आते हैं, रेडियो वेव्स आते हैं, वो इसी लेयर से, थर्मोस्फेयर के अंदर जो आयोनोस्फेयर है वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से अर्थ पे आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में घुमा सकता है स्ट्रेटोस्फेयर से आता है क्या, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट आपका होता है एक्सोस्फेयर। इट इज ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, वेरी नियर टू द सन, ठीक है। एंड आउटर मोस्ट लेयर, ये चीज पता ही है, कंटेन्स मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पता ही है सन का भी, जो सन का ही फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोजन, सन के अंदर जो एनर्जी आई है हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्शन से आई है। तो इट ऑल्सो कंटेन्स मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड सर्व्स एज ऑर्बिट जोन फॉर सैटेलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है कि इट सर्व्स एज द ऑर्बिट जोन फॉर सैटेलाइट, मतलब जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है ना वो एक्सोस्फेयर में ऑर्बिट करती है, राइट। तो ये चीज सबको, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैंने आपको बताया कि एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक बार टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो ये लेयर हमने देख लिया था, ठीक है। कैसे याद रखना था हमें, टी एस एम टी ई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब देखो ट्रोपोस्फेयर में जब आप जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में जब आप जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हमने क्या बोला, पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फेयर से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर ना आपका जो ग्राफ बनता है, अब इधर एक ग्राफ भी मैं बनाते जाता हूं तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये मान के चलो ये 0 किलोमीटर, ठीक है। ये ले लो आप 10 किलोमीटर, ये ले लो आप 20 किलोमीटर, फिर ये थोड़ा 40 ऊपर ले लेते हैं 40, फिर आप ले लो और 80 ले लो, ठीक है। फिर 80 से 500 ले लो और ये फर्दर ऊपर। तो जैसे अब हम देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, ये हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पे आप ले लो टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इधर साइड हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये ग्राफ किसके द्वारा दिया गया है, आपके जो एएन स्ट्रॉलर जो है, जोग्राफर हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये ग्राफ दिया गया है। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में तो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इधर की साइड आ रहा है। फिर उसके बाद ये आपका जैसे ही ट्रोपोस्फेयर एंड होता है तो थोड़े देर के लिए आपका जो टेम्परेचर होता है ना ये कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। तो इसके बीच का है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या आता है आपका, ट्रोपोपोज पॉज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपोज, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो आपका देखो जब ट्रोपोस्फेयर में बढ़ रहे हो तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है,
टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट। फिर जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो भी सनरेज आएगा यहां पे ओजोन लेयर क्या है आपका एब्जॉर्व कर लेगा, तो इसलिए यहां पे टेम्परेचर ना सिग्निफिकेंटली राइज करेगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्स रेट, मतलब एल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये अगर स्ट्रेटोस्फेयर का दिखाएं हम, तो ये 50 किलोमीटर तक था, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में हम बढ़ रहे हैं तो आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर सिग्निफिकेंटली राइज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। फिर आप स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाओगे मेसोस्फेयर में, तो यहां पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहां पे आपका टेम्परेचर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, तो यहां पे आपका टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर से वापस आपका कैसे ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा दूर तक स्ट्रेटोपॉज और उसका फिर ऐसे ग्राफ बनने लगेगा, ठीक है, और फिर यहां से आपका सिग्निफिकेंटली राइज करेगा ये, ठीक है। तो ये आप ग्राफ ध्यान में रखना। तो देखो ट्रोपोस्फेयर से पहले घटा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ा, फिर मेसोस्फेयर में घटा, और फिर आपका जो आपका थर्मोस्फेयर है उसमें सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सन के क्लोज है। तो ये आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। फिर जैसे ही उसके बाद हम मेसोस्फेयर में जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर फिर से कम होने लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कोल्डेस्ट लेयर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई गैस ही प्रेजेंट नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, है ना, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो टेम्परेचर एब्जॉर्व कौन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, राइट। उसके बाद फिर आपका आता है थर्मोस्फेयर, यहां पे आपका सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये देखो डायरेक्टली बढ़ रहा है एकदम। क्यों, क्योंकि ये सन के बहुत नजदीक है। तो ये चीज समझ आ गया आपको, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये आपका बेसिक था लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपने यहां तक समझ लिया है, अब हम क्वेश्चंस लगाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अब आप बताना कि देखो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा चीजें सॉल्व करना। आज के हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको स्टैटिक पहले पूरा डिस्कस करा दिया, इसलिए स्टैटिक डिस्कस कराया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर मेंशन था। तो अब मैं जो भी यूज करूंगा टर्म तो आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो देखो पहला ये क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। मतलब इसमें सिंपल सा बोल रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन रेट है वो बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है लोअर एटमॉस्फेयर में वो कम है। उसका कारण क्या है, तो लेट्स रीड दी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फेयर। तो मैंने देखो आपको बताया कि अब बता दिया ऑलरेडी कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या है, गैसेस जो हैं वो कम प्रेजेंट है, ठीक है। आपके अपर स्ट्रेटोस्फेयर में गैसेस कम प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम है। तो ये कहां से होगा, ये ऑप्शन आपका 1 गलत हो गया, ठीक है। यहां लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं और स्ट्रेटोस्फेयर आपका कहां है, अपर एटमॉस्फेयर में, राइट। तो इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को गलत कर दोगे। तो इस स्टेटमेंट को गलत करते ही आपका क्या हो जाएगा 1, ये वाला पहला स्टेटमेंट आप काट सकते हो। फिर सेकेंड पढ़ो, दी फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन दी ओशंस। तो उसके बाद तो ये सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस अगर कहीं भी प्रोसेस अकर हो रहा है तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा। उसके वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो कम होगा। मींस दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टिंग दी आवर क्वेश्चन, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है लोअर एटमॉस्फेयर में कम है। तो दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली सपोर्टिंग। इट मींस जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। तो सेकेंड यहां पे भी है, यहां पे ये ऑप्शन है, मतलब इस ऑप्शन को काट दो। तो अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच गया। अब इन 2 ऑप्शन में हमें खेलना है, ठीक है, आपका सेकेंड और थर्ड। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। अब थर्ड क्या है आपका, द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स। बहुत वेग स्टेटमेंट है, एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एयर कैसे ट्रैप होगा पोलर आइस में, ठीक है। जो पहले के ट्रैप हो भी गए होंगे तो वो आपका पता ही है, आइस एज के टाइम पे जो गैसेस ट्रैप हुए होंगे या फिर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गए थे क्रायोस्फीयर में, तो इसलिए वो दबे हुए हैं, राइट। लेकिन आज के डेट में अभी अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इमिशन हो रही है तो वो कहां से ट्रैप होगा, पोलर रीजन में, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी एब्सर्ड। तो थर्ड आप वैसे भी काट सकते थे, तो थर्ड काटा तो ये स्टेटमेंट कट गया। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, 2 ओनली, बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है। आपको बेसिक नॉलेज था, स्ट्रेटोस्फेयर का पता था कि ये तो अपर एटमॉस्फेयर में है और यहां पे तो लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं।
तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही बोलते हैं ना कंट्रारी था, जो पूछा था कंट्राडिक्ट कर रहा था ऊपर वाले स्टेटमेंट को। उसके बाद सेकंड आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब भी होता है तो उसमें कार्बन इनटेक होता है, फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा इसमें कार्बन इनटेक हो रहा है, तो विच इवेंचुअली रिड्यूस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लोअर एटमोस्फेयर, राइट। और थर्ड तो आपका एब्सर्ड सा स्टेटमेंट था, तो आप वैसे भी गलत कर ले जाते अगर आपका बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी है तो। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा यूपीएससी सीएससी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो अब आपके लिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे पूछ रहा है कि जेट एयरक्राफ्ट जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो दे फ्लाई स्मूथली, तो व्हाट कुड बी द रीजन। तो मैंने आपको बताया जब मैं आपको स्ट्रेटोस्फेयर जब एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आप मान के चलो वो चीज आपको याद नहीं आ रही है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, इधर क्या लिखा है, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन दी लोअर एटमोस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ना आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टैटिक की नॉलेज होनी जरूरी है। दूसरा चीज यहां पे प्लस लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमने पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्ड हो चुका है, अब लॉजिक जो लगाना है वो पार्ट मैं आपसे करवा रहा हूं। तो जेट एयरक्राफ्ट स्मूथली क्यों फ्लाई करता है? पहला स्टेटमेंट दिया, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपका वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, दैट्स वाई वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो काइंड ऑफ ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये आपके क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इट इज सपोर्टिंग दी क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं ना दे आर बेसिकली करेक्ट, जो आपको सपोर्ट करे, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग यहां पे सोच रहे होंगे अरे ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बात कर रहा है, नो क्लाउड्स, ऐसा कैसा होगा। तो देखो नो क्लाउड्स का मतलब क्या है कि बहुत कम, तो बहुत कम को हम ना ही मान के चलते हैं, ठीक है। और यहां पे काइंड ऑफ ये सपोर्ट कर रहा है ना स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट को कि अगर क्लाउड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और आपके वाटर वेपर नहीं प्रेजेंट है, तभी तो आपका स्मूथली एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पा रहा है उस लेयर में। तो ऐसे लॉजिक लगाना आपको। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, 1 सही है। उसके बाद सेकंड क्या है, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पे वर्टिकल विंड्स नहीं है। तो ये भी काइंड ऑफ आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है ना। अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है किसी लेयर में, ठीक है, तो अगर वहां पे वर्टिकल विंड होगा तो उस लेयर में वो क्यों फ्लाई करेगा, ठीक है, वो उससे ऊपर वाले लेयर में फ्लाई करेगा जहां पे वर्टिकल विंड ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट ना सपोर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। बाकी मैंने आपको स्ट्रेटोस्फेयर में बताया ये चीज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 and 2। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कैसे लॉजिक लगाना आप समझ पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन पहले देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अ लेयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, व्हाई, ठीक है। तो ये भी आपका काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको स्टैटिक नॉलेज जरूरी है। तो स्टैटिक मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है, सबको एक एक करके। तो ये आपका थर्मोस्फेयर का पार्ट है, आयोनोस्फेयर आपके थर्मोस्फेयर में था, राइट। तो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि अ लेयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। मैंने ये भी बताया रेडियो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। यहां पे पूछ रहा है क्यों। तो पहला, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू द अर्थ। अब बताओ, जो मैंने बताया आपको ओजोन, वो कहां प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। तो ये किसकी बात कर रहा है, आपका थर्मोस्फेयर की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर। और जो क्वेश्चन है ये किसकी बात कर रहा है आपका, ये आपकी बात कर रहा है थर्मोस्फेयर का। और ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा ही कि इट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता आपके, ठीक है, रेडियो वेव्स को। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। उसके बाद रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। तो आपने वो स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो उसमें क्या सीक्वेंस रहता है आपका, देखो स्पेक्ट्रम एक बार देख लो, स्पेक्ट्रम में आपका क्या सीक्वेंस रहता है बेसिकली। तो जो स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस रहता है वो रहता है आपका, सबसे पहले रहता है रेडियो वेव, ठीक है, फिर आपका रहता है
माइक्रोवेव, फिर आपका रहता है इंफ्रारेड, फिर आपका रहता है विजिबल, फिर आपका रहता है अल्ट्रावायलेट, फिर आपका रहता है एक्सरे, और फिर रहता है आपका गामा रे। ये सीक्वेंस सबने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है, साइंस एंड टेक में सबने ये चीजें पढ़ी होगी। अब हमें ये पता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है, ये भी सबने पढ़ा होगा। अब देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो आप विबग्योर करके पढ़ते थे, ठीक है, विबग्योर, साइंस एंड टेक का बता रहा हूं मैं थोड़ा, देखो कैसे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इंटरलिंकेजेस होते हैं। और ज्योग्राफी तो आपको पता ही है कि इट इज एन एमलगेमेशन ऑफ सोशल स्टडीज एंड साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे साइंस का कुछ कंपोनेंट आता है। तो विबग्योर में जो आपका रेड होता था, इसका जो वेवलेंथ होता था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता था, ठीक, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा। वैसे ही जो आपका वॉयलेट है, ठीक है, इसका आपका वेवलेंथ सबसे कम होता था और फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा होगा। तो अब यहां पे देखो रेड, तो ये इंफ्रारेड है, ठीक है, तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इससे जो हम इधर साइड जाएंगे, ठीक है, अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर इसका मैक्सिमम है तो गामा रे का आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे ही आपका जो गामा रे है इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये स्पेक्ट्रम आप याद रखना, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बाकी आपने साइंस एंड टेक में ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। तो अभी हमने देखा कि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा सेकंड क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, लॉजिक लगा के, एलिमिनेशन लगा के, कॉन्सेप्ट जो आपने स्टैटिक पार्ट में डेवलप किया वो। अब हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन। अब देखो, ये सिविल सर्विसेज 2014 में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है, ठीक है, अर्थ पे, वो किन किन एक्टिविटीज, किन किन इवेंट्स की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे तो ये आपका बेसिक लॉजिक से हो सकता है, ठीक है, इट इज प्योर लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, आप जो साइंस पढ़ते आए होगे बेसिक्स में उसी से आपका ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। देखो, जैसे वोल्केनिक एक्शन, तो आपको पता ही है कि वोल्केनिक जब एक्शन आता है तो बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल इमर्ज होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं ना कहीं वो एड ऑन करता ही है जो वोल्केनिक इरेप्शन की वजह से, ठीक। फिर रेस्पिरेशन, तो हम जब सांस लेते हैं इन तो ऑक्सीजन लेते हैं, और हम एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस तो सबको पता है, बच्चे को भी पता होगा, मतलब जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं 6 के बाद, उनको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो आपका जो प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है, वो आपका ऑक्सीजन होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या बोला, जो ऐड कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस आपका ऐड करेगा क्या, लो थर्ड कट गया। अब थर्ड कटते ही आप डायरेक्ट जाया करो ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे थर्ड कहाँ है, लास्ट में है, काट दो, ठीक है, और पहले में है, ये भी काट दो। और फर्स्ट और सेकंड हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। फिर लास्ट स्टेटमेंट भी देख ही लो, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, क्योंकि सारे जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो, मोस्टली जितने भी लिविंग मैटर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। मतलब हम जब भी जलेंगे या किसी को भी जलाओगे आप, तो क्या बचता है लास्ट में, राख बचता है। वो राख क्या होता है, कार्बन। तो हर चीज कार्बन से बना हुआ है, राइट। तो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब भी होगा तो आपका कार्बन फॉर्म होगा, क्योंकि कार्बन से ही बने हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसको कोई भी कर ले जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बेसिक नॉलेज, प्रायर नॉलेज से अब हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसका यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं है, आप डायरेक्ट सिंपल लॉजिक से ये लगा सकते हो क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो ये हमारा लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में, ठीक है, उसके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था। तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस लॉजिक तो हर जगह थोड़ा आपको लगाना ही होता है। तो अब देखो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। तो देखो मैंने आपको बताया था जब ट्रोपोस्फेयर बता रहा था तो आपका इक्वेटर पे जो थिकनेस होता है ट्रोपोस्फेयर का वो क्या होता है, अराउंड आपका 16 किलोमीटर के होता है, और जो आपके पोल्स पे क्या बताया था अराउंड 6 किलोमीटर का होता है, मतलब उसकी थिकनेस कम होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। एक्सप्लेनेशन की आपको नीड है नहीं, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, क्योंकि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है इसलिए वहां पे थिकनेस कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। तो दिस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो इक्वेटर पे, एक तो इक्वेटर पे आपकी इंसुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो हीट होती है, ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट्स बाय द कन्वेक्शनल करेंट्स, मतलब जो हवा होती है उसके द्वारा हीट को ट्रांसफर किया जाता है ऊपर तक बहुत ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना, इक्वेटर पे जितना, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा आपका इवापोरेशन हो रहा है, तो इसके वजह से जो वार्म एयर है, ठीक है, ये ज्यादा हाइट तक जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सपोर्ट कर रहा है ना, जितनी ज्यादा आपकी हाइट तक जाएगी, ठीक है, एयर आपका, उतने हाइट तक आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो थिकनेस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इट इज काइंडली डायरेक्टली सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की नीड थी, कॉन्सेप्ट्स आपको ये पता होना चाहिए था, जो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी स्टैटिक पार्ट में, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आप लॉजिक नहीं लगा सकते थे। और दूसरी चीज है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, ठीक है, ये लाइन तो एकदम वर्बटिम पिक किया हुआ है, तो एनसीईआरटी भी इसलिए पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये लाइन उठा के दिया था। तो इसका स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको स्टैटिक की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है आपको स्टैटिक मास्टर करना है। और पीवाईक्यू हमें बताता है कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, 100 वीडियो देख लेते हैं करंट अफेयर्स की इसकी, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होता है। तो इसलिए ये जो सीरीज है हम लाए हैं आपके लिए, ताकि आपका पूरा होलिस्टिक कवरेज हो पाए, ठीक है। अब देखते हैं ये भी आपका 2024 का, देखो दो क्वेश्चन आया एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट, तो इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है कितनी हाई यील्डिंग टॉपिक है, राइट। अब देखो इसमें आपका दे रखा है विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें दिया है द टोटल अमाउंट ऑफ, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पहला स्टेटमेंट है, the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles। अब जो इस टाइप का आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, जहां पे एग्जैक्ट डेटा दे रखा है, तो आप वहां पे रुको और सोचो, यार यहां बोल रहा है कि इंसुलेशन जो है इक्वेटर पे इज रफली अबाउट 10 टाइम्स। ये किसी ने मेजर करने गए थे क्या, या कुछ मेजर करने का आज तक डिवाइस है जो कि इंसुलेशन मेजर कर पाए? हाँ, हम ये बता सकते हैं कि इक्वेटर पे ज्यादा है पोल पे कम है, ठीक है, लेकिन रफली 10 टाइम्स ये कहां से डेटा आया? तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट, इस टाइप के स्टेटमेंट ना, जहां पे आपको एग्जैक्ट डेटा दिया होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके इस टाइप के स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ले लो, हमसे करेक्ट पूछा है। फिर दूसरा क्या है, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। तो अब देखो इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन हमारा नेक्स्ट थीम होगा, तो इंसुलेशन जो आपका सनरेज निकलता है, ठीक है, जो आपका सन से जो आपका सोलर रेडिएशन निकलती है, उसमें हर टाइप के आपके रे होते हैं, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, गामा होता है, एक्सरे होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ रेज होता है। तो अब इसमें बोल रहा है कि उसमें से सिर्फ इंफ्रारेड ही 2/3 कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो 2/3 मतलब 66% अराउंड, ठीक है। देखो फिर इधर डेटा बात कर रहा है, एक तो पहली बात 66% अगर इंफ्रारेड ही होगा, ठीक है, तो उतने सारे और भी रेज प्रेजेंट है, वो कैसे होंगे? तो एक तो यहां से आप लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन नहीं लगाओ, क्योंकि ये देखो दो स्टेटमेंट हमने देखा, दोनों में लॉजिक से आप एलिमिनेट कर सकते हो इस ऑप्शन को। इसमें डायरेक्ट एक फिगर मेंशन कर दिया कि 2/3 है, ठीक है, पूरे सोलर इंसुलेशन का जो पूरा सोलर रे होता है उसमें इंफ्रारेड ही सिर्फ 2/3 है, 66% है। तो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होते हैं।
उसके बाद तीसरा देखो, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो देखो एक चीज तो हमें ये पता है कि हमारा जो वाटर वेपर है वो कहां पे प्रेजेंट है, अप टिल ट्रोपोस्फेयर, राइट। उसके ऊपर तो आपको वाटर वेपर मिलेंगे ही नहीं, मतलब आपके लोअर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर आपके प्रेजेंट है। अब दूसरा चीज ये बोल रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। तो आप ये चीज जानते होंगे कि सन का जो सोलर रेडिएशन आता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है जब मतलब अर्थ पे जब वो डायरेक्टली फॉल करता है, लेकिन जैसे ही अर्थ एमिट करता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है, तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, और मोस्टली वो इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में होता है। तो जब हमारा सन से मान के चलो ये सन है, ठीक है, तो यहां से जब कोई रे निकल रहा है वेव फॉर्म में, तो ये आपका शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है अर्थ पे, ये हमारा अर्थ मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे अर्थ से जब आपका रिफ्लेक्ट करता है ये, तो इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या अभी हम आगे देखेंगे। तो ये आपका लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है, लॉन्ग वेव, ठीक है, मतलब मोस्टली इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में। तो ये चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, ऊपर जाती है। तो दूसरा चीज ये मान के चलो, इस स्टेटमेंट में आपको अगर डाउट भी होता, ठीक है, एक तो पहले मेरे को कुछ कुछ सही लग रहा है स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है वाटर वेपर प्रेजेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रे। तो हमें ये तीनों सिनेरियो पता है कि लोअर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, और जो भी अर्थ से आपका रे रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जानते हैं, वो एब्जॉर्ब होता ही होगा, ठीक है। तो एक तो इससे इस स्टेटमेंट को सही ले सकते हैं, बट फिर भी अभी हम श्योर नहीं है, तो लेट्स पुट इट ऑन अ होल्ड। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने स्पेक्ट्रम देखा था, तो विजिबल एक अलग कैटेगरी था, इंफ्रारेड के बाद विजिबल आता है, ठीक है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंफ्रारेड वेव। तो ये चीज आप गलत कर दो, ये आपको अगर नॉलेज होती तो ये डायरेक्ट गलत कर लेते। तो अगर हम ये 3 एलिमिनेट भी कर दिए ना, और सी के बारे में हम श्योर भी नहीं होते, तभी हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये हमारा सिविल सर्विसेज 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं क्या है, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज। तो ये बता रहा है आपको, अब आपको इसको सपोर्ट करना है कि जब आपका एयर टेम्परेचर एयर जब आपका राइज करता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये मैंने बता ही दिया, लैप्स रेट, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है, राइट। तो इसको अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। एक्सेप्शन हमने ऊपर देखा था, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस की बात कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में ओनली लगा है, तो बहुत बच्चे देख देख के पढ़े हुए कि अरे स्ट्रीम स्टेटमेंट है तो हर बार काट ही दो। नहीं, आपको थोड़ा रुकना है, ठीक है, सोचना है, क्योंकि एकदम से कोई एक फिक्स्ड पैटर्न है ना, उस पर आपको नहीं चलना। यूपीएससी आपके साथ खेल जाएगा फिर आपको। हाँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके गलत करना है। आपको पहले एक बार वहां पे पॉज लेना है, फिर देखना है कि लॉजिक फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एटमोस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ से। अपवर्ड क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ से अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो आपको रीजन मैंने बता दिया, ठीक है, ओनली देख के इसको कट मत करना, देयर इज नो फिक्स पैटर्न, राइट। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन फॉलो होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक डेटा है, तो आप मोस्टली गलत कर सकते हो, लेकिन गलत करना है, लेकिन पहले पढ़ लेना है, ठीक है, और थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर लेना है। उसके बाद सेकंड आपका, मान के चलो 1 में अगर आपको डाउट भी होता तो आप इसको होल्ड पे रख देना, मत करेक्ट करना, ठीक है। फिर देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेयर। अब ये बताओ, अपर आपके एटमोस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा थे या कम थे? तो अपर एटमॉस्फेयर आपका क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर का, अपर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ठीक है, फिर मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया। तो वहां पे हम क्या देख रहे थे, वाटर वेपर तो प्रेजेंट ही नहीं थे, राइट। तो ये चीज तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आपको डाउट भी होता तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप आराम से गलत कर ले जाओगे। तो काटो इसको, मोर मॉइस्चर कहां से होगा अपर एटमोस्फेयर में, तो सेकंड अगर गलत है तो अब आओ ऑप्शन पे, एलिमिनेट करो। तो लो, तुम्हारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब खेलो 1 ओनली और 1 and 3 ओनली में, ठीक है। तो ये 50-50 का केस हो गया। अब आपको 1 पे डाउट था ना, तो अब 1 पे डाउट था, तो देखो
आपके जो दोनों ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, उन दोनों में ही 1 है। तो अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि हाँ 1 आपका सही है। तो अगर 1 पे डाउट भी होता है तो चलो ठीक है, आप नहीं भी टिक मारते तो आप नीचे के स्टेटमेंट पढ़ो। इस पे तो हम श्योर हैं पूरा, क्योंकि ये तो हमें एग्जैक्ट पता है। फिर तीसरा, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोस्फेयर। तो ये पता ही हमें कि एयर जो है उसकी डेंसिटी अपर एटमोस्फेयर में कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम प्रेजेंट है, दैट्स वाई वहां पे जो थिकनेस होगी वो कम होगी जैसी जैसी आप ऊपर जाते जाओगे। ट्रोपोस्फेयर तक आपको सारे आपको जो गैसेस होते हैं मोस्टली मिलते हैं, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द फिनोमेना अकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर ओनली। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो थर्ड सही है। तो इन दोनों में से थर्ड किस में है? इसके लिए भी हम श्योर थे, इसके लिए भी श्योर थे। फर्स्ट आप नहीं भी श्योर होते तो आप आंसर तक पहुंच गए 1 और 3। तो ये आपको अप्रोच रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो ये देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज देख लो। सोलर रेडिएशन, ठीक है, सन एमिट शॉर्ट वेव रेडिएशन, मतलब जो सन एमिट करता है ना, जो भी आपका सोलर एमिट करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो कि जिसमें आपके यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड तीनों आते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी कि जो द सोलर रे ऑफ द सन कंसिस्ट ओनली अल्ट्रा वायलेट रे। तो हम सुनते आते हैं कि सन से अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, ठीक है, तो शुरू से ही सुनते, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में इसलिए हम गलत कर सकते हैं। तो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट मतलब ये कंटेन करता है, मोस्टली हर टाइप के रेज ये कंटेन करता है, यूवी भी, इंफ्रारेड भी। तो ये चीज स्टेटमेंट ध्यान रखना। फिर बाकी 30% ऑफ दिस रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये आपको पता ही है, हीट बजट पढ़े होगे तो क्लाइमेटोलॉजी में। उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि धरती में पड़ने के बाद उसके बाद अर्थ एमिट करता है रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, ठीक है। तो ये चीज लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, यही चीज मैं आपको मेंशन कर रहा था, वही है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। बाकी हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म आपको पता ही है, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है ब्रीफ में आप देख लो। कंडक्शन में क्या होता है कि आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है इट इज ट्रांसफरिंग थ्रू दी मीडियम। जैसे आप सस्पेन में चाय बनाते हो, ठीक है, कोई भी आपका यूटेंसिल होता है, उसमें चाय बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर उसमें ऊपर से फाइबर ना लगाओ तो उसको टच करना, तो आप गर्म तो उसके पेनी को कर रहे हो, ठीक है, उसके मेन पार्ट को कर रहे हो, लेकिन आप उसके हैंडल को भी टच करोगे ना तो वहां तक आप, वहां पे आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर कर रहा है मीडियम से, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। हीट ट्रांसफर वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत है। सेकेंड होता है कन्वेक्शन, तो इसमें आपके मीडियम नहीं चाहिए आपको, इसमें आपका जो पार्टिकल होता है उसके थ्रू हीट ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हीट पानी के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है या एयर के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, मतलब किसी एक पार्टिकल के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो वर्टिकल हीट ट्रांसफर थ्रू एयर करंट्स। फिर आपका होता है रेडिएशन, तो रेडिएशन में आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कोई क्या बोलते हैं, कोई पार्टिकल नहीं चाहिए, ये आपका डायरेक्टली वेव फॉर्म के, मतलब वेव के फॉर्म में आपका हीट जो होता है ट्रांसमिट होता है, तो जो आपका सनरेज से आ रहा है और जो आपके अर्थ से एमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो दिस इज द ब्रीफ ऑफ हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब लास्ट में मैंने बोला था टाइम अगर बचेगा तो हम एलाइड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट करते जाओ, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। देखो सिंपल सा है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्योर फैक्चुअल। ऑप्शन से ही आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बाकी अलाइड एग्जामिनेशन में देखोगे तो वो मोस्टली फैक्चुअल पूछते हैं या फिर थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पे रहता है। लेकिन अब क्या हो गया ना कि यूपीएससी भी उठाने लगा है क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन से, इसलिए हमें यूपीएससी के अलाइड एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन देख के जाना है, पर्टिकुलरली उस ईयर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है, दिस इज फैक्चुअल। अब पता है तो पता है, नहीं पता है तो लगाते रहो लॉजिक। तो पता, ये मैंने बता ही दिया था कि आपका कोल्डेस्ट लेयर कौन था, मेसोस्फेयर था, तो डायरेक्ट टिक मारो, ये आपका बी, ठीक है। फिर इन विच स्फेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ऑप्शन इसने डायरेक्ट पिक कर लिया, तो पैटर्न रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक है। और टाइप मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान के चलो इसके ऑप्शंस में से भी हो सकता है यूपीएससी दोबारा उठा के यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दे, हमारे सिविल सर्विसेज वाले में। तो इसमें ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये कौन सा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे आपका कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ओजोन एब्जॉर्ब कर रहा है, ओजोन कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, ओजोन कहाँ मिलता है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, राइट। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन।
और जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, डी। तो अब हम यूपीएससी एनडीए का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनडीए 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रेशर क्वेश्चन से, प्रेशर कुकर के से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये बहुत फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, ठीक है। एनडीए और सीडीएस में तो खासकर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएपीएफ में भी पूछे जाते हैं, तो हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी पूछ ले आज नहीं तो कल, तो आपको रेडी रहना है। तो प्रेशर कुकर का जो मैकेनिज्म होता है, ये आई होप आप लोग सब अवेयर होंगे। तो इस पे कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होता है, जो आइडियल गैस लॉ है, ठीक है, उसका। तो एज पर आइडियल गैस लॉ, ठीक है, इन अ क्लोज सिस्टम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इट मीन्स व्हेन प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों अच्छे से पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देता है, ठीक है। तो जो आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे बॉयल होगा, ठीक है। मतलब 110 120 ऐसे वो बढ़ा देगा बॉइलिंग पॉइंट को, जिसके वजह से आपको खाना का जो अंदर का जो पानी है ना, इट विल कुक फूड स्मूथली। ये चीजें होती है। अब क्यों होता है, तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, जब आपका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो आपका चीजें बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप मान के चलो इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर बढ़ा दे रहे हो, तो आपका वेपर प्रेशर को ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका बढ़ जाएगा, राइट। वैसे ही जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ना बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। मतलब जो चीज आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होनी थी, वो आपके 70 डिग्री सेल्सियस पे ही अचीव हो जाता है। मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए वहां पे खाना ना जल जाता है। तो इसीलिए वहां पे नमक वगैरह डाल देते हैं, ताकि जो आपका वेपर प्रेशर हो वो बढ़ जाए और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा बढ़ जाए, ताकि खाना जले ना, ठीक है, जल्दी कुक ना हो, आराम आराम से अच्छे से कुक हो पाए। तो ये सारे लॉजिक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो ये मैंने बता दिया, पहला ही स्टेटमेंट सही है, पहले पढ़ते ही सही, लेकिन हमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ना होता है, ठीक है। ये देख लो, मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इस टाइप के स्टेटमेंट ना हमेशा वेग होते हैं। अब देखो ये कितना मतलब कैसा क्वेश्चन है कि मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर, तो हम सॉफ्ट तो हम किसी से भी कर सकते हैं, हम पतीले में भी चावल पकाएंगे तो भाई सॉफ्ट ही होगा। तो ये स्टेटमेंट के लिए प्रेशर कुकर तो हम यूज करेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इसमें भी देखो, मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसी चीज को और थोड़ा ऐड कर दिया ऑप्शन बनाने के लिए। कुछ भी एनडीए का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा लो लेवल है। बाकी कीपिंग द फूड ग्रेन्स इनसाइड स्टीम फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये भी स्टेटमेंट कितना एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तो इस ऐसे स्टेटमेंट को तो आंख बंद करके काट देना चाहिए। तो आपका पहले ही वैसे आंसर मिल गया था, ए ही है आपका आंसर, राइट। अब देखो ये मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, कहां मिलते हैं आपके मोस्ट ऑफ द ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर। आंख बंद करके टिक मारो, सी। वापस आओ सीजीएस, ठीक है, जो आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें ये दोनों क्वेश्चन जो आप देखो, जो आपके दोनों, एक 2024 में पूछा गया कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का ही बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, और दूसरा सीडीएस में पूछा गया। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस वर्डिंग चेंज कर दिया है। अब अगर आपने नेगेटिव लैप्स रेट पॉजिटिव लैप्स रेट समझ लिया है, ठीक है, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लैप्स रेट इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक रीजन। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन अबव आर करेक्ट। तो देखते जाओ, मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, आपका हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इट मींस पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, नेगेटिव, तो ये काट दो। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मींस नेगेटिव लैप्स रेट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। फिर मेसोस्फेयर देखो, मेसोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर भी था आपका मेसोस्फेयर, तो वहां पे आपका कौन सा लैप्स रेट होना चाहिए, पॉजिटिव लैप्स रेट। यहां पे क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो यहां होना चाहिए था पॉजिटिव लैप्स रेट, लेकिन यहां क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। फिर थर्मोस्फेयर आपका जो है, थर्मोस्फेयर में मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंटली आपका जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, राइट। तो वहां पे आपका कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव लैप्स रेट। यहां पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव लैप्स रेट, तो ये होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन दे रखा पॉजिटिव, तो इसीलिए ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बताओ कितना पेयर सही है, सॉरी ये रॉन्ग है। तो इसमें कितने पेयर सही है आपके, ओनली 1 पेयर। तो आपका ए है ऑप्शन, ठीक है, टिक मार लेना।
फिर लास्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये भी कर लोगे। इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, ये बात सही है, ठीक है, अभी हमने देखा 1 सही है। इन मेसोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, ये भी हमने देखा, ये भी सही है। द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ मेसोस्फेयर, ठीक है, तो ये चीज अभी मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। वैसे मेसोस्फेयर में तो आपका टेम्परेचर लोएस्ट होता ही है, ठीक है, काटो मत इसको, सॉरी ये काट दिया मैंने, इसको होल्ड पे रखो। फिर ट्रोपोपॉज इज एन आइसोथर्मल जोन, ठीक है, तो ये चीज ट्रोपोपोज आपका आइसोथर्मल जोन है क्या, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर आपका इक्वल हो ट्रोपोपोज में। तो मैंने बताया था कि आपका टेम्परेचर जो थोड़े दूर के लिए कांस्टेंट रहता है, जो मैंने आपके एन स्ट्रॉलर वाला जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था, जो आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, उसमें देखा था थोड़ा सा दूर तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। तो ये भी सही है, 4 सही है, मतलब 1 2 3 4 ये सारे स्टेटमेंट सही है, मीन्स डी सही है। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट था, बट ऑप्शन में देखो 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 तो सिर्फ इधर ही है, ठीक है, तो ये मेरा जो डाउट है ये भी क्लियर हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपको भी इस टाइप से अप्रोच रखना है। तो देखा क्वेश्चन सिमिलर ग्राउंड पे ही थे, ठीक है, बस वर्डिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर लिया, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया। बाकी आप ये SCRA का देख लो, ठीक है, रेलवे का होता है। तो अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो ये मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में यही बताया था कि आप ये देख लो, क्वेश्चन इससे पूछते हैं, तो आपको पता है, अब डायरेक्ट अरेंज कर लो, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन, तो 3। फिर आपका कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, तो 2, ठीक है, हमें डिसेंडिंग में करना है ना, ज्यादा से कम, तो ज्यादा सबसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपका कौन पाया जाता है, देखा था आपने, आर्गन, ठीक है, तो 3 2 1। और लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना था आपका, 0.04 सबसे कम, तो ये आपका 2 3 4 1 2, ठीक है, ये ऑप्शन में है सी। तो आपका जो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये तो बेसिक्स है, तो सबको पता ही होता है। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, आप यहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन करके जा रहे होंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप जाके csctopper.com पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो आप साथ के साथ जाके प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा ये हमारा इनिशिएटिव, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसको लगता है कि हाँ, अगर हम इस सीरीज़ को हॉलिस्टिकली कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो वो कमेंट में ये भी लिख के बताना कि आई विल क्लियर दिस प्रीलिम्स 2025। तो आप ना ये चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जब, तो ज़रूर क्लियर होगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।